हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल के बारे में बात करेंगे और फर्स्ट है उसमें द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और सेकंड है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। फिर थर्ड है द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। ये जो स्टार्टिंग वाले 2 बिल हैं वो दोनों तो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पास्ड की जाएगी या कंट्रोल की जाएगी थ्रू एपीएमसी के थ्रू या मंडी के थ्रू, लोकल मंडी के थ्रू नहीं, जो गवर्नमेंट मंडी होगी उसके थ्रू और एपीएमसी के थ्रू। फिर थर्ड वाला जो है, थर्ड पॉइंट जो बिल है हमारा, जो बात करता है इसेंशियल कमोडिटीज़ की। ये पहला पुराना एक्ट था हमारा, कमोडिटीज़ एक्ट, जिसको अमेंड किया गया है और फ्रीडम ऑफ फूड स्टोरिंग, इसमें जो है फ्रीडम ऑफ फूड स्टोरिंग के बारे में बताता है कि किस तरह से फूड स्टोर किया जा सकता है और इलीगल तरीके से फूड स्टोर ना किया जाए, इस पे भी रोक लगाई गई है, प्रोटेक्शन दिया गया है फार्मर्स को। फिर इसके बाद हम फर्स्ट जो फार्मर्स बिल है उसे हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या किस बारे में ये बिल है। फर्स्ट द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें जो फार्मर्स की क्रॉप्स हैं उनके उसका जो एक प्राइस है वो फिक्स किया जाएगा। जैसे कि दिस बिल क्लियर अबाउट द फार्मर्स प्रोटेक्शन फॉर गिविंग दैम एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन थ्रू द लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन हियर मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चीटिंग, एम्प्लॉयटेशन लाइक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वगैरह। फिर इसके बाद इसे एक हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज बिजनेसमैन सेड टू फार्मर्स बाय 2 क्विंटल ग्रेन, 2 क्विंटल ग्रेन बिजनेसमैन फार्मर्स से लेने के लिए एक एग्रीमेंट करता है। फिर कुछ टाइम बाद वो उस जो एग्रीमेंट है उसमें ये कहता है कि जो हमने आपसे वो क्रॉप्स ली थी, 2 क्विंटल ग्रेन जो लिया था या गेहूं जो लिया था, उसमें आधा ख़राब निकला। तो इसमें जो सर्वाइव करेगा वो झूठ भी बोल सकता है और सच भी हो सकता है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसमें सर्वाइव करेगा फार्मर, जो कि एक एग्रीमेंट में, अगर एग्रीमेंट फॉर्म में है तो फिर वो अपनी बात से हट नहीं सकता। कौन? बिजनेसमैन। लेकिन फार्मर जो है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते नहीं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है इलिटरेसी की वजह से उनका ज़्यादातर शोषण किया जाता है। तो इस वजह से जो फार्मर्स, ये फार्म बिल लाया गया है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन देने के लिए लाया गया है। बेसिकली इसका मेन पर्पस है फार्मर्स को एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन देने के लिए, फॉर प्राइस एश्योरेंस करने के लिए। जो प्राइस है उनकी क्रॉप्स का वो एश्योर किया जाए, जिससे कि ये बाद में उनको चीटिंग से और दूसरी तरह के फ्रॉड से बचाए। फिर उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड वाला जो फार्मर बिल था उसे हम डिटेल में देखते हैं। द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दिस बिल टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग ऑफ फार्मर्स और फार्म गुड्स आउटसाइड द प्रमाइसिस ऑफ मंडी या एपीएमसी और एपीएमसी यार्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है, इसे एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस मार्केट कमेटी भी कहेंगे, एपीएमसी यार्ड को। फिर लाइक वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज ऑफ मंडीज़, जैसे कि ये कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं वहाँ पे स्टोर किया जाता है जो क्रॉप्स होती हैं फार्मर्स से लेने के बाद मंडीज़ में, एपीएमसी के थ्रू या मंडी के थ्रू जो क्रॉप्स खरीदी जाती है फिर वो स्टोर की जाती है। तो इस सब का इसमें भी फार्मर्स को एक तरह से जो उनकी ट्रेड है, ट्रेड प्रोड्यूस जो हुआ है उनका ट्रेड में जो उनका पैसा लगा है, तो उस सब से उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। बट दिस नाउ एक्ट गिव द फार्मर्स बी फ्रीडम टू सेल दैट गुड्स एनीवेयर स्टेट और आउटसाइड एनी स्टेट। इस बिल के थ्रू फार्मर्स को जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि ये नहीं है कि वो उसी मंडी में लाके बेचेंगे, उनके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो गवर्नमेंट मंडी में बेचे या उसके एपीएमसी के थ्रू बेचे।
वो चाहे तो अपना आउटसाइड जो स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी बेच सकते हैं अपनी क्रॉप्स को, अपनी प्रोड्यूस को, जो क्रॉप्स या प्रोड्यूस उन्होंने उगाया है या फसल है हुई है उनकी, तो वो चाहे तो दूसरे स्टेट में भी उसको बेच सकते हैं। ये उनको फ्रीडम दी गई है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा उसका उसको फार्मर्स को उसका पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनका यहाँ पर शोषण होगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। इफ़ यू ऑल नो दैट ऑल द सब्जेक्ट इन इंडिया आर कम्स अंडर 3 लिस्ट। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जितना भी फार्मर्स, जितना भी मैटर होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब आते हैं हमारे 7th शेड्यूल में, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट होंगे उस पर स्टेट का जो जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सब स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा उसका बेनिफिट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं और लिस्ट 1 में आते हैं यूनियन लिस्ट में। फिर लिस्ट 2nd में स्टेट लिस्ट वाले मैटर आते हैं। फिर 3rd लिस्ट में कॉन्करेंट मैटर आते, कॉन्करेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों तरह के मैटर आते हैं, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के दोनों उनमें काम कर सकते हैं मिलके, ये इसमें बताया जाता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले मैटर हैं वो आते हैं स्टेट लिस्ट में। लेकिन अभी जो हमारे बिल पास हुए हैं ये पार्लियामेंट में पास हुए हैं, जैसे कि एज यू ऑल नो, सब जानते हैं कि ये जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग हुई है, लोक राज्यसभा से ये बिल पास किए गए हैं। और इस बिल को जब ये मतलब स्टेट लिस्ट के मैटर होने के बाद यूनियन लिस्ट में आते हैं, तो इसका जो रीज़न है यूनियन लिस्ट में आने का, या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कर रही है, तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो फार्मर्स के या कहना चाहिए कुछ भी बेनिफिट के लिए किया जा रहा है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर सकती है, तो उस मैटर में ये कहा जाएगा। फिर स्मॉल फार्मर्स सेल देयर गुड्स आउटसाइड द एपीएमसी एंड मंडीज़। जो सिंपल तरीके से देखा जाए, जो बड़े वाले फार्मर होंगे उनको तो एपीएमसी के थ्रू भी बेच सकते हैं और प्राइवेट भी बेच सकते हैं, आउटसाइड दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जो है, जो छोटे वाले फार्मर हैं, वो चाहें तो अपना गुड्स को एपीएमसी के अलावा भी बेच सकते हैं। एपीएमसी वो उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं कि वो एपीएमसी में ही बेचें, क्योंकि कम प्रोडक्ट होता है तो वो कहाँ उतना ज़्यादा परेशान होंगे। इस वजह से इसे बचाने के लिए जो छोटे वाले फार्मर्स हैं तो उनको जो है इसमें बेनिफिट दिया गया है। तो फिर जो बिग फार्मर्स है, बिग फार्मर्स नीड एमएसपी, क्योंकि बिग फार्मर्स को एमएसपी चाहिए। एमएसपी मीन्स होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उसे सेल करने के लिए, अपने जो प्रोड्यूस है या क्रॉप्स है उसको बेचने के लिए, सेल देयर गुड्स विद इन एपीएमसी मंडी फॉर गेटिंग गुड प्राइस, जिससे कि उन्हें अच्छा प्राइस मिले अपने क्रॉप्स का या अपने प्रोड्यूस का। टू प्राइवेट कंपनीज टू गेट बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का जो है बेनिफिट उठा ली जाती है। इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो बड़े फार्मर्स हैं उनको अपनी जो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो एपीएमसी के थ्रू या गवर्नमेंट मंडी जो है उनके थ्रू वो बेच सकते हैं। जहाँ पे भी वो चाहे अपने लोकल एरिया में जो मंडी है वो वहाँ पे जाके अपने क्रॉप्स को बेच सकते हैं। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए ये फैसिलिटी दी है कि वो चाहे तो मंडी के अलावा भी प्राइवेट कंपनीज़ को या प्राइवेट लोगों को ऐसे बेच सकता है, अपने प्रोड्यूस बेच सकते हैं। और लेकिन बड़े वाले जो फार्मर हैं उनके साथ अगर वो ऐसे प्राइवेट देंगे, किसी को भी बेचेंगे, तो उन्हें जो है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कम मिलेगा। मतलब उनका जो क्रॉप्स का प्राइस है वो ठीक से आ नहीं पाएगा, मतलब प्राइस रेट उठ नहीं पाएगा। तो इस वजह से उसे जो है गवर्नमेंट मंडी में बेचने के लिए है। लेकिन उनके लिए ये फैसिलिटी दी है कि वो चाहे तो ज़रूर नहीं कि वो जहाँ पर रह रहा है उसी मंडी में दे, वो चाहे तो दूसरे स्टेट में भी जाके बेच सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी अपना निकाल सकता है, उसमें इतनी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी अब जहाँ हम इसके आगे प्रॉब्लम देखेंगे कि फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अभी हम इससे पहले तीसरा बिल देख लेते हैं। 3rd बिल कौन सा है? जो 1st और 2nd बिल है, पास फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाय पासिंग एपीएमसी के थ्रू। और जो बिल नंबर 3 है फॉर फ्रीडम ऑफ गुड्स स्टोरिंग सर्विस के लिए, ये तो हमने देख लिया। अब 3rd वाला बिल हम डिटेल में देखते हैं। ये जो 3rd बिल था ये एग्जिस्टिंग फॉर्म में पहले ही था, एग्जिस्टिंग कमोडिटीज़ बिल 1963 का था, जिसको अमेंड किया गया है 2020 को।
तो इसमें द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 फ्रीडम ऑफ फूड स्टोरिंग, इसमें जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उस पर से जो गवर्नमेंट की टैक्स वगैरह हैं उसमें थोड़ी रियायत दी जाती है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ कितना बेनिफिट फार्मर को मिलेगा और कितना आम लोगों को, आम जनता को मिलेगा। तो फर्स्ट में हम इसके बेसिकली इट्स ए लॉ, ये एक तरह का लॉ है विच कंट्रोल द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को, सप्लाई को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, सर्टेन कमोडिटीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसेंशियल कमोडिटीज़ हियर मीन्स सच थिंग्स, जैसे कि इसेंशियल जो कमोडिटीज़ होंगी वो होंगी जिनकी ज़्यादा खपत है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज़ यू आर इलीगली स्टोर दैट कमोडिटीज़, मान लीजिए कोई भी पर्सन इलीगली प्याज को स्टोर करता है और फिर उसके बाद जब वो स्टोर कर लेता है, अगर कमोडिटीज़ पर कंट्रोल ना होगा तो कमोडिटीज़ स्टोरेज पर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो इलीगल तरीके से उसको स्टोर करेगा जिससे कि उसको आगे बेनिफिट हो सके। वो एक तरह का बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो इसेंशियल कमोडिटीज़ थी उसको स्टोर करने की जो वो थी मतलब फैसिलिटी थी वो उस एक पर्टिकुलर लोग गवर्नमेंट को ही है, पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट के लोग हैं वही कर सकते हैं, ना कि प्राइवेट लोग। तो इस सब से बचाने के लिए जो वो लोग इसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर कर लेते थे, स्टोर करने के बाद क्या होता था, महंगाई बढ़ती थी तो लोगों के खर्च बढ़ते थे और लोगों के जो है परेशानी होती थी। इस सब से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसेंशियल कमोडिटीज़ को कोई भी इलीगल तरीके से स्टोर नहीं कर पाएगा इस बिल के थ्रू, द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल के थ्रू। पहले भी था ये बिल लेकिन इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा था, इसलिए इस बिल को लाने की ज़रूरत पड़ी। फिर आगे हम देखते हैं सर्टेन जो इसेंशियल कमोडिटीज़ से मतलब क्या है, सर्टेन इसेंशियल फूड हो गया, जैसे मेडिसिन हो गए, फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं। जैसे कि अभी हम एक प्याज का एग्जांपल देखते हैं, पिछले मतलब 2020 में और 2019 में प्याज के प्राइस इतने बढ़ गए क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी। और फिर इसके बाद जो ये था, इसके इसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं इसको इलीगल तरीके से स्टोरेज किया गया जिसकी वजह से वो मार्केट में कम आई और मार्केट में कम आने की वजह से खपत ज़्यादा होने की वजह से उस पर प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसके बाद जैसे डिमांड इंक्रीज़ ऑब्वियसली द प्राइस विल इंक्रीज़ होगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस खुद ब खुद बढ़ेंगे। लाइक अनियन प्राइस विल इंक्रीज़ इन एवरी ईयर फॉर विल, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं हर साल जैसे कि बढ़ते चल जाते हैं। फॉर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल डिमांड, क्या क्रिएट करते हैं, ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं। फॉर सेलिंग हाई प्राइस पर बेचने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास्क एंड सैनिटाइज़र कि अभी पीछे क्या जब से कोविड-19 की प्रॉब्लम बीमारी आई है तब से क्या हुआ कि सैनिटाइज़र और मास्क के ऊपर खपत बढ़ गई, या कहना चाहिए इसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से विल रिमूव फ्रॉम इसेंशियल कमोडिटीज़, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस पर से इसेंशियल कमोडिटीज़ हटानी पड़ी। अब कोई भी इलीगल तरीके से इसको स्टोर नहीं कर सकता है, तो उससे क्या होगा कि उसकी अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे, लेकिन ये प्राइस इंक्रीज़ ना हो इसकी वजह से कंट्रोल करने के लिए ये वाला एक्ट लाना पड़ा, द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। ये बिल पहले भी था लेकिन इसको अमेंड करना पड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी इसलिए अमेंड किया गया, जैसे हमने अभी देखा। तो फ्रीडम ऑफ फूड स्टोरेज से रिलेटेड है ये, बेसिकली ये जो एक्ट है ये फ्रीडम ऑफ स्टोरेज से रिलेटेड है। मान लीजिए स्टोरेज जैसे करते हैं तो डिमांड बढ़ी हुई है किसी भी चीज़ की, लेकिन अगर स्टोरेज इलीगल तरीके से स्टोर किया जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट तो फिर उसकी डिमांड और बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ये जो इलीगल तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग इस तरह से करते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस पर कंट्रोल करना पड़ा, इसलिए ये एक्ट लाया गया। अब आगे देखते हैं इसका क्या अच्छा रिजल्ट होता है, कि आई होप कि इसका रिजल्ट अच्छा ही रहे और गवर्नमेंट को इसके बनाने से फ़ायदा ही हो। फिर इसके बाद एक बात जो ध्यान देने वाली या गौर करने वाली ये है
कि ये जो बिल थे, 2 बिल थे स्टार्टिंग वाले जो मैंने बिल बताए हैं, बिल नंबर 1 एंड बिल नंबर 2, ये दोनों जो है बिल वो सितंबर 20 2020 को राज्यसभा में पास्ड हुए। लेकिन जो थर्ड बिल था वो रिफॉर्म किया गया, बिल दैट हैव विटनेस्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, जो कि एक विटनेस की तरह है वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट का, जो जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, कुछ स्टेट में कम हुए, कुछ स्टेट में बिल्कुल नहीं हुए, कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा हुए। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हुए इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं ये जो फार्मिंग का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। फार्मर्स कंडीशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 एंड आफ्टर, इसके पहले और बाद में क्या कंडीशन थी फार्मर्स की। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्टली सेलिंग टू द कस्टमर्स। जो फार्मर्स था वो क्रॉप मतलब पैदा की, उसने प्रोड्यूस की, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट सेल कर देता है, कस्टमर को कर देते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू ज़मींदारी सिस्टम, सेकंड में क्या हुआ, फिर उसके बाद ज़मींदारी सिस्टम जब था तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स लिव्ड इन डेप्ट, वो ज़्यादातर जो फार्मर्स थे वो कर्ज में जीवन यापन करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, फिर उन्हें अगली जब फसल उगानी होती थी तो वो क्या करते थे, वो ड्यू टू मनी लेंडर्स वो चार्ज हाई कर देते थे। वो पहले मनी लेंडर से पैसा लेते थे किसान, जिससे कि उन्हें आगे की फसल उगाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था, बीज चाहिए था, खाद चाहिए, पानी चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए होती, उसके लिए उन्हें पैसा लेना होता था। वो मनी लेंडर से पैसे ले लेते थे। मनी लेंडर्स क्या करते थे, ड्यू टू मनी लेंडर्स चार्ज हाई, वो उनके जो हाई होते थे चार्जेस, मतलब उनके ब्याज बहुत ज़्यादा होता था, इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, जिस वजह से जो किसान थे वो पैसा चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी जो फसल थी वो पहले ही कम प्राइसेस में बिकती थी, ज़्यादा प्राइस अच्छे मिलते नहीं थे। फिर उसके बाद क्या होता था, वो कर्ज में डूबते चले जाते थे कि वो अपनी अगली फसल के लिए पैसे, पिछली फसल का उन्हें जो अच्छा प्राइस नहीं मिला, फिर उनका जीवन यापन करने में भी पैसा चाहिए भाई, फिर आगे वो जब उन्हें जो पैसा मिलता था वो आगे अपना जीवन यापन में इस्तेमाल कर देते थे, फिर उन्हें फसल के लिए पैसा चाहिए तो वो मनी लेंडर से ले लेते थे। मनी लेंडर्स क्या करते थे, उस पैसे के ऊपर इतना इंटरेस्ट लगा देते थे, जब उनसे दिया नहीं जाता था तो वो कर्ज में ही बंधे रहते थे पूरी लाइफ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिसकी वजह से अभी हम देखते भी हैं काफ़ी सन 2016, 11, 15 इन सारे काफ़ी टाइम टू टाइम हम देखते हैं काफ़ी किसान जो है फांसी भी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं। तो ये सारा रीज़न इसी का था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मनी लेंडर्स जो है लोन उस पर कर्ज में दबते चले गए बैंक फार्मर्स, फिर क्या हुआ, फार्मर्स टेक लोन अगेन फ्रॉम बैंक और मनी लेंडर्स फॉर फार्मिंग। वो फिर ये उनका सिस्टम चलता रहता था, फिर वो वापस से अपनी क्रॉप्स उगाए, उन्होंने प्रोड्यूस की, फिर उसके बाद उसको वापस से सेल किया प्राइवेट लोगों को, फिर प्राइवेट लोगों को सेल करने के बाद वो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, ज़्यादा उनकी प्राइस उठता नहीं था। तो ये सारा सिस्टम जो है ये सिस्टम चलता रहता था, ये कभी रुका नहीं, जिसकी वजह से ये है कि किसानों का बहुत शोषण हुआ और बहुत किसानों ने फांसी भी की। इसका अगर देखा जाए जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है सुसाइड करने वाली, वो प्रॉब्लम भी हम अभी आगे देखेंगे उसका लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जो फार्मिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अब हम इससे देखते हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ने क्या कहा है सुसाइड के ऊपर। इंडिया में सुसाइड केस कितने होते हैं। जो फर्स्ट नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सन 2018 में 1,34,000 सुसाइड केस हुए हैं, जिसमें जो इनके हुए हैं जो फार्मर्स के जो सुसाइड केस हुए हैं 10% हुए हैं, मतलब 7% सुसाइड केस जो है फार्मर्स ने ही कमिट किए हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमने अभी जैसे सर्कल वाइज बताया कि उनके ऊपर कर्ज हो जाता था, मनी लेंडर्स उनको कर्ज में इतना दब जाते थे वो कि वो पैसा दे नहीं पाते थे, तो इसके चलते वो डिप्रेशन में आके कहीं ना कहीं सुसाइड कर बैठते थे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था फार्मर्स के लिए। तो अब इसके लिए हम बाद में फिर काफ़ी अमेंडमेंट भी किए गए, काफ़ी बिल बने, काफ़ी एक्ट बने, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एपीएमसी एक्ट के बारे में। एपीएमसी एक्ट 1963 का है। एग्रीकल्चर, इसकी एपीएमसी की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी 1963। फिर इसके बाद इसे हम कुछ इसमें इशू देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमें ये एक्ट बनाना पड़ा या इसमें अमेंडमेंट करने पड़े। जो एग्जिस्टिंग एक्ट थे या बिल्स थे एक्ट थे उनमें हमें अमेंडमेंट अमेंडमेंट करने पड़े और कुछ बिल भी लाने पड़े, जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल में 3 बिल की हम ये बात करी है पहले।
फिर इसमें देखते हैं कि अरे हम ये भी देखते हैं कि क्या ये जो बिल हैं या ये जो एक्ट हैं जो अभी आए हैं या एग्जिस्टिंग बिल जो हैं या एक्ट हैं वो सब क्या अब इनके फार्मर्स के लिए बेनिफिशियरी होंगे कि नहीं होंगे। उससे पहले हम एपीएमसी के बारे में जानते हैं। इन दीज 3 फार्म बिल्स देयर आर रिसेंटली अमेंडेड और रिसेंटली पास्ड बिल। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। डिस्कस मेजर पार्ट ऑफ दिस बिल दैट व्हाट इशू अराइज रिलेटेड टू दिस बिल। क्या इशू अराइज किए गए इस बिल के लिए। फॉर विच मैनी प्रोटेस्ट अराइज इन दीज डेज, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए सितंबर से लेके अक्टूबर तक। फिर उसके बाद हम कुछ जो इशू निकल के आते हैं या कुछ जो प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं वो देखते हैं हम। इज सेंट्रल हैज़ पावर टू मेकिंग लॉ रिगार्डिंग देयर और दैट बिल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट 1963। क्या गवर्नमेंट के पास इन लॉ मेकिंग पावर है इन एग्रीकल्चर मैटर्स। तो उसके बाद देखते हैं अगर है क्या है या नहीं है वो अब हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जो इशू निकल के आ रहे हैं वो हम पहले इशू देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। व्हाट इश्यूज और डिस्प्यूट अराइज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और सेंट्रल के बीच में क्या इस डिस्प्यूट अराइज हुए हैं। वाई प्रोटेस्ट अराइज इन सम स्टेट रिगार्डिंग दैट बिल। क्या क्यों इस बिल के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट अराइज हुए इंडिया में। इज चैलेंज दिस बिल इश्यूज और फेल्योर्स रिगार्डिंग दिस बिल इन द सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये इन बिल्स को चैलेंज किया जा सकता है इनके फेल्योर पर, इनकी फेल्योर होने पर। फिर देखते हैं विच आर अराइज इन द पार्लियामेंट और राज्यसभा, जो कि राज्यसभा और पार्लियामेंट में राइज किए हुए जो काफ़ी इशू उठाए गए थे। फिर 5th पॉइंट देखते हैं विल फार्म बिल बिकम बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स और इट इज़ बेनिफिटेड टू द फार्मर्स। क्या ये फार्मर्स के लिए यूज़फुल होंगे कि नहीं, ये देखते हैं हम। दिस बिल इज साइकिल विच गोइंग ए फ्रॉम विच फार्मर्स विल नॉट एस्केप एंड दे ऑल एक्सप्लॉइटेड टाइम टू टाइम। जैसे हमने देखा है कि जो सर्कल चलता चला गया फार्मर्स उससे कभी निकल ही नहीं पाए और बेचारे एक्सप्लॉइट होते रहते थे। फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट टेक स्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एन एक्ट। गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्या किया, एक स्टैंड लिया और उसमें उन्होंने एक एक्ट बनाया, इम्प्लीमेंट एन एक्ट विच कॉल्ड एपीएमसी एक्ट 1963, जो कहलाया एपीएमसी एक्ट 1963, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी 1963। ठीक है, ये बिल किसके बारे में बात करता है, हम इस बारे में बात करेंगे। दिस बिल सेड दैट द फार्मर्स कैन नॉट सेल देयर प्रोड्यूस और नॉर एनीवन कैन नॉट बाय फ्रॉम देम। ऑल प्रोडक्शन विल बी सेल आउट थ्रू द एपीएमसी मंडी विच इज स्टैब्लिश्ड बाय द एपीएमसी एंड दीज मंडीज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें यह कहा जाता है कि एपीएमसी का मतलब ये है कि जो स्टेट, इसका पर्पस ये है बनाने के पीछे गवर्नमेंट का, जो फार्मर्स ने क्रॉप से या क्रॉप से प्रोड्यूस की या प्रोडक्ट उगाया है, वो प्रोडक्ट जो है वो एपीएमसी के थ्रू ही बेचेंगे, उसके अलावा नहीं बेच सकते, प्राइवेट नहीं बेच सकते। जैसे अभी हमने स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स का देखा है एग्जांपल। स्मॉल फार्मर्स को उन्होंने एक तरह का बेनिफिट दिया है कि वो बेच सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहिए, वो थोड़ा बहुत सामान होता है। लेकिन जो बड़े फार्मर हैं उनके प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो उन्हें एमएसपी चाहिए, जिससे कि उनका जो क्रॉप्स है या फसल है उसका अच्छा प्राइस उन्हें मिले। लेकिन इसमें जो है छोटे फार्मर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े फार्मर्स को इसलिए उन्होंने ये बेनिफिट नहीं दिया जिससे कि उन्हें प्राइस अच्छा मिले, इसलिए वो एपीएमसी के थ्रू या गवर्नमेंट मंडी के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, जिससे कि वो जो प्राइवेट कंपनी है उसके शोषण से बच जाए। मेन पर्पस ये है, और उन्हें अच्छा प्राइस मिले उनकी फसल का या उनकी क्रॉप्स का। फिर उसके बाद हाउ टू फंक्शन और वर्क द एपीएमसी। एपीएमसी काम कैसे करता है, तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ओन एपीएमसी। हर स्टेट के पास अपनी एक पर्सनल एपीएमसी होती है और या मंडी होती है। एंड स्टेट विल बी डिवाइड इट थ्रू देयर एरिया, और स्टेट इसे अपने एरिया के अनुसार इसे क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। एंड एवरी एरिया हैज़ स्पेसिफिक मंडी, और एवरी एरिया हर एरिया में अपनी स्पेसिफिक मंडी होती है। तो जैसे कि हम एक
एग्जाम्पल से इसे लेते हैं, देखते हैं। इफ़ एनी ट्रेडर्स वांट्स और सेल प्रोडक्ट देन ही मे हैव टू एक्वायर दैट स्पेसिफिक मंडी लाइसेंस। अगर किसी फार्मर को या ट्रेडर्स को अपनी वो फसल या क्रॉप्स बेचनी है, प्रोड्यूस जो उगाया वो बेचना है, तो उसको उस स्पेसिफिक मंडी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सिमिलरली फार्मर्स आल्सो सेल हिज प्रोड्यूस फ्रॉम दैट मंडी। और जो फार्मर है वो खुद वहाँ से वहाँ उस मंडी में के थ्रू ही उस अपने प्रोडक्ट को बेचेगा। ये ट्रेडर्स क्या लेंगे? लाइसेंस लेंगे, क्योंकि लाइसेंस लेने की वजह से उन्हें वहाँ पे मंडी में ट्रेड करने का या बिजनेस करने का लाइसेंस मिल जाएगा। वो फार्मर से डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। दैट मंडी विच इज सिचुएटेड इन हिज और देयर एरिया। वो मंडी जो कि उनके एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में सिचुएटेड है। दिस सिस्टम इज़ मैंडेटरी। ये सिस्टम मैंडेटरी है और ये मानना पड़ेगा। हाउ टू APMC सेल द प्रोडक्ट या प्रोड्यूस? ये ऑक्शन के थ्रू होता है। MSP जिसे प्राइस डिस्कवरी की जाती है प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद प्राइस डिस्कवरी करने के बाद ऑक्शन होती है उस प्रोडक्ट की। MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है। प्रोड्यूस सेलिंग इन APMC थ्रू ऑक्शन। ऑक्शन के थ्रू बेचा जाएगा। विच डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि 2 भाग में बांटा जाएगा। वन इज MSP सिस्टम। MSP सिस्टम्स कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP डिवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MSP जो फिक्स की जाएगी या डिवाइड की जाएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी फॉर ऑल क्रॉप्स, सारी क्रॉप्स के लिए। MSP विल नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होती। ओनली 22 क्रॉप्स फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSP विल बी फिक्स्ड। जो 22 क्रॉप्स हैं, सिर्फ 22 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनके लिए MSP फिक्स की हुई है इंडियन गवर्नमेंट ने। MSP मीन्स प्राइस फिक्स्ड फॉर द क्रॉप्स। MSP का मतलब होता है जो प्राइस है क्रॉप्स का वो फिक्स किया जाएगा। फॉर विच क्रॉप्स प्राइस विल नॉट बिकम डाउन और लेस, जिसकी वजह से जो उसका प्राइस है क्रॉप्स का वो कम और ज़्यादा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से फार्मर्स को ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। फिर MSP इज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट वेयर द ऑक्शन विल स्टार्ट। जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ऑक्शन क्या होगी? स्टार्ट होगी। लेस देन MSP क्रॉप्स और प्रोड्यूस विल नॉट बी सेल आउट। MSP से कम में जो प्रोड्यूस है या क्रॉप्स है वो बेची नहीं जाएगी। अदर क्रॉप्स विच आर नॉट अंडर, जो अंडर 22 क्रॉप्स आर सेल आउट थ्रू द प्राइस डिस्कवरी। जैसे हमने पहले भी देखा कि 22 जो क्रॉप्स हैं वो MSP में आती हैं, उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो फिक्स है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा? प्राइस डिस्कवरी की जाएगी। और प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाएगी? मींस इन मार्केट हाउ इज़ डिमांडेड। ये देखा जाएगा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। सप्लाई दैट प्रोडक्ट और क्रॉप्स, उस हिसाब से सप्लाई की जाएगी उस प्रोड्यूस की या उस प्रोडक्ट की। तो ये जो प्रोड्यूस है या ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे APMC के थ्रू सप्लाई चेन के थ्रू बेची जाएगी। फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम खुद ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं, फार्मर जो होता है और कंज्यूमर, फार्मर और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। तो इन मिडिल मैन की वजह से जो फार्मर है उसको ठीक तरह से प्राइस नहीं मिल पाता। तो ये जो मिडिल मैन है, मेन गवर्नमेंट का जो पर्पस है इन मिडिल मैन को बीच में से हटाना है, जिससे कि फार्मर्स को उनकी जो फसल है, उनकी जो मेहनत है उसका सही पैसा मिल सके। विच क्रॉप्स फार्मर्स प्रोड्यूस कमिंग टू कंज्यूमर्स थ्रू द मैनी मिडिल मैन। जैसे मैनी मिडिल मैन के थ्रू आता है। वो वांट्स टू रिमूव द APMC। ये इन्होंने गवर्नमेंट ने जो प्रूफ किया है वो APMC के थ्रू किया है, मिडिल मैन को हटाने का काम। फिर इसके बाद हम सप्लाई चेन देखते हैं कि कैसे होता है, सप्लाई चेन कैसे काम करती है। सप्लाई चेन फर्स्टली जो है फार्मर्स गोज टू द APMC मंडी। APMC मंडी जाता है फार्मर। फिर उसके बाद देन फार्मर मीट टू कमीशन एजेंट। फिर उसके बाद फार्मर मिलता है कमीशन एजेंट से। Then this commission agent take this produce before the traders। फिर वो जो कमीशन एजेंट होगा वो जो प्रोड्यूस होगा फार्मर का, तो उस प्रोड्यूस को या क्रॉप्स को लेकर जाएगा ट्रेडर्स के पास फॉर सेल आउट द प्रोड्यूस थ्रू निगोशिएशन।
कैसे बेचने के लिए, निगोशिएशन के थ्रू से बेचने के लिए। प्राइस डिस्कवरी की जाएगी उस प्रोडक्ट की या प्रोड्यूस की। दिस प्रोसेस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है फार्मर से और वो जो डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी तक का जो सफ़र है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये एक इसकी कड़वी सच्चाई है। जबकि ऐसा माना जाता है कि वो जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर आफ्टर दैट ये सब हम लोग, ये सारी प्रॉब्लम तो हम लोग वैसे जानते भी हैं। फिर आफ्टर दैट द ट्रांजैक्शन एजेंट टेल्स यस सेड टू द फार्मर अबाउट द प्रोड्यूस सेल प्राइस। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन जो एजेंट होगा वो प्रोड्यूस का प्राइस और जो ट्रेडर्स के और डिस्कवरी एजेंट के बीच में जो बात हुई है वो सब उन्हें आके बताता है, किसे, फार्मर को, ट्रांजैक्शन एजेंट, about the produce. Now the transaction agent take at least 3% from the value of produce from the farmer. फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन एजेंट होगा वो किसान से 3% जो वैल्यू 3% क्रॉप्स वैल्यू जो होगी, जो उसकी फसल का जो होगा वो उसे ट्रांजैक्शन एजेंट को कौन देगा, फार्मर देगा। 3% एक तरह की उसकी सर्विस चार्ज समझ लीजिए। फिर उसके बाद फ्रॉम द फार्मर। फाइनली दिस प्रोड्यूस कम अंडर ट्रेडर्स। उसके बाद फाइनली ये जो प्रोड्यूस है वो ट्रेडर्स के पास आ जाएगा। फ्रॉम ट्रेडर्स प्रोड्यूस गोज टू होल सेलर। जो ट्रेडर्स के थ्रू के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो जाएगा होल सेलर के पास, रिटेलर्स के पास जाएगा, एंड सो वेंडर्स के पास चला जाएगा। फ्रॉम विच फाइनली प्रोड्यूस कम आउट टू द कंज्यूमर्स। फाइनली वो कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाएगा। प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम द फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स। द प्रोड्यूस प्राइस इंक्रीज एटलीस्ट 50%। प्रोड्यूस फार्मर से कंज्यूमर्स के पास आते आते 50% उस पर जो प्राइस होगा वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोड्यूस विल बी वेस्ट। वो जो 20% प्रोड्यूस होगा वो वेस्ट हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए फार्मर से लिया गया चावल लिया गया कैसी फॉर्म में, मुंजी फॉर्म में, जो उसके ऊपर कवर होता है वो, जब उसे कवर को निकाला जाएगा तो तब उसमें काफ़ी चावल ख़राब होता है, वो भूसा निकलता है, तो उसका वज़न घट जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते फिर सब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें इवैल्यूएशन करते चले जाएंगे, सुधार करते जाएंगे। तो उसकी वजह से 20% जो होता है प्रोडक्ट वो बेकार हो जाता है। फिर एक एग्जांपल से जैसे हम समझते हैं इसको, इफ़ आई गेट दिस प्रोडक्ट विद इन 50 रुपीज़। अगर मैंने किसी से कोई प्रोडक्ट 50 रुपये में लिया, फॉर दैट फार्मर, उस फार्मर से गेट ओनली 7 रुपीज़। जो वो फार्मर है उसको सिर्फ 7 रुपये मिलेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। 43 रुपीज़ डिवाइडेड बिटवीन मिडिल मैंस। जो 43 रुपीज़ होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे मिडिल मैंस के पास। दिस इज एग्जिस्टिंग APMC सिस्टम, जो कि अभी का एग्जिस्टिंग APMC सिस्टम भी है। ऑब्जेक्ट ऑफ APMC एक्ट 1963 के APMC एक्ट पर क्या क्या ऑब्जेक्शन उठे वो हम देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंटेशन या एम्प्लॉयमेंटेशन से विच आर गोइंग बाय द मनी लेंडर्स, जो कि मनी लेंडर्स तक जाता है। ठीक है, APMC का पर्पस क्या था कि जो फार्मर्स हैं उनको मनी लेंडर्स से के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। लेकिन बट ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ टाइम APMC एक्ट इट्सेल्फ इज़ द रीज़न ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। लेकिन इसका जो पर्पस था ये पर्पस लेस हो गया APMC एक्ट। क्यों? क्योंकि जो पर्पस था इसका फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना ट्रेडर्स के, वो अब यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन अभी भी हो रहा है। किसके? APMC के थ्रू। जैसे मैंने बताया वो जो